इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, जैसे होटल्स थे, हाउसेस थे, वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो गए थे। और इसके अलावा वहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन भी आई थी उस क्रैक्स डेवलप होने के जस्ट पहले। तो ये इन वजहों से जोशीमठ एरिया काफ़ी न्यूज़ में रहा था। हाँ, तो आप जैनिज्म, आप जैन आपकी जो है वो कास्ट है, तो आप मुझे कुछ जैनिज्म के बारे में बताइए। तो जैनिज्म में निर्वाणा क्या है? सबसे पहले बताइए, क्या कुछ निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है, और अगर है तो उसका मतलब क्या है? मैं जैनिज्म में निर्वाण एक अल्टीमेट एम को बोला जाता है, जिसके द्वारा अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हाँ, जैन फिलॉसफी के हिसाब से हम बार-बार जन्म लेते हैं और बार-बार हमारी मृत्यु होती है। तो उस साइकिल से बचने के लिए और इस साइकिल से ऊपर जाने के लिए ताकि हम बार-बार जन्म और मृत्यु के कष्ट से फ्री हो ना पड़े, फ्री हो सकें, इसके लिए निर्वाण का एक स्टेज बताया गया है कि अगर हम अपने अच्छे कर्म करते हैं और अच्छे आचरण फॉलो करते हैं, तो हम निर्वाण की स्थिति पा सकते हैं। और और इसमें जैन धर्म के हिसाब से कोई भी व्यक्ति परमात्मा बन सकता है और निर्वाण पा सकता है अपने कर्मों के द्वारा। तो यह उसके निर्माण के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। हम्म। तो जब जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों मूवमेंट आए थे, तो एक स्पेशल एक परिवेश बना हुआ था, ठीक है। तो कुछ जो ब्राह्मणिकल चीजें थी वो डोमिनेट कर रही थी, है ना। तो वो जो इन सबको एक सोशल मूवमेंट कहा गया। इसको कहा गया कि एक सोशल मूवमेंट की तरह आया, ठीक है। तो वो कारण बताइए कि क्यों ऐसे जो सेक्ट हैं उनको इमर्ज होना पड़ा। मैम, इमर्ज होने के मुख्य कारण ऐसे थे कि पहला कास्टिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि जो लोअर कास्ट थे उनको वेद पढ़ना अलाउ नहीं हो रहे थे। और जो जनेऊ धारण करने का था वो भी उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, ये केवल अपर कास्ट तक सीमित था। दूसरा, ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट में जब ट्रेडर कम्युनिटी एक कोई इंस्ट्रूमेंट देख रही थी ताकि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, क्योंकि दे वर कंसीडरिंग दैट सारा कार्य हम करते हैं और ब्राह्मणों को हम टैक्स भी देते हैं, बदले में हमारा सोशल हायरार्किकल लेवल लो है। तो इसकी वजह से भी जैनिज्म और बुद्धिज्म को बल दिया गया। और मेरे अनुसार ये दो मुख्य कारण रहे थे। जी। तो रिसेंटली हमारे इंडिया को यंगेस्ट चेस चैंपियन मिला है, उसका नाम क्या है? डी कुकीज। रिसेंटली एक वायलेंस हुआ है हल्द्वानी में, सबसे पहले उसके बारे में बताइए, और अगर आप वहाँ के जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते तो आप उसको कैसे हैंडल करते? मैं हाल ही में बनफूल एरिया में हल्द्वानी के इस तरह का जो रिलीजियस इशू देखने को मिला है, जो कि कम्युनल एंगल के तौर पे आया था। इसका स्टार्टिंग ऐसा हुआ था कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट को हटाना था नजूल लैंड से, जो कि सरकार ने हाई कोर्ट से परमिशन लेके आए थे और उसको हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी मुहिम चलाई गई थी। लेकिन जब वहाँ पर एक रिलीजियस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया, तो वहाँ के पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर एजिटेशन करने लगे और उस चीज़ ने पूरा कम्युनल एंगल ले लिया था। तो अगर इस कंडीशन में मैं एसडीएम होता हूँ उस जगह का, तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि कि सब कि अगर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होती है तो पहले तो शांतिपूर्ण हो। दूसरा, ड्यू एविक्शन नोटिस दिया जाए सभी को। तीसरा, वहाँ पर जो लीडर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए। चौथा, अगर सरकार रिहेबिलिटेशन मेजर प्रोवाइड कर रही है तो डिमोलिशन ड्राइव के पहले ही रिहेबिलिटेशन के प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाए और प्रमोट किया जाए कि आप जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेशन के जो मेजर्स दिए गए आप उनको अडॉप्ट कीजिए और यहाँ से खाली कर दीजिए। तो ये कुछ स्टेप मैं शुरुआत में फॉलो करता। लेकिन अगर चूंकि अगर कम्युनल एंगल फिर भी इसको आ जाता है इसमें, तो उस केस में मैं सबसे पहले तो इंश्योर करता कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उनकी जान को कोई हानि ना हो। तो पहला तो ये इंश्योर करने के लिए कोशिश करता। उसके लिए पैरा और सेंटर चीफ मिनिस्टर से मैं ये रिक्वेस्ट भी करता कि चूंकि यह यहाँ वायलेंस बढ़ रहा है और हमारे पास पुलिस फोर्स लिमिटेड होती है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी थोड़ा सा आने का अनुमति दिया जाए। तो ये कुछ मैं स्टेप्स लेता शुरुआत में।
आपको स्टेट की पता है? आप उत्तराखंड का क्या है? स्टेट ट्री रोडोडेंड्रन में। ओके, उसे वहाँ पर लोकली क्या बोलते हैं? लोकली में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मैम। देखेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अभी इलेक्शन का ईयर चल रहा है, उत्तराखंड में कुछ प्रमुख इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं इस बार, जिसके बेसिस पे लोग वोट दे रहे हैं? मैम, पहला मुख्य मुद्दा रहा है महंगाई का, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का, तीसरा पहाड़ी एरियाज में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ये आप बहुत जनरल बता रहे हो, पता है ये किसी भी चीज में अप्लाई, आपको उत्तराखंड के थोड़ा बताइए ना कि उत्तराखंड स्पेसिफिक क्यों है बोल के। मैम, हिली एरियाज के अभी तक स्लो डेवलपमेंट जो हुआ है वो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा था। दूसरा, जो लोअर प्लेन्स में हम देख रहे थे कि प्लेन एरिया में वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ये इशूज अभी भी प्रिवलेंट थे। जैसे ऊधम सिंह नगर हुआ, हरिद्वार हुआ, ऋषिकेश हुए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज तो हैं और बाहर से लोग आके एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, लेकिन ये लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं हो रही थी। तीसरा ये पॉइंट था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसको और बेहतर एग्जीक्यूशन के लिए भी सरकार ने बोला था कि अगर पर्टिकुलर गवर्नमेंट अगर आती है तो उसको बेहतर एग्जीक्यूट करेगी। तो ये कुछ मुद्दे थे मैम। जी, थैंक यू सो मच। अ, एक दो क्वेश्चन और आपसे। पहले तो जैसे आपके बैकग्राउंड का थोड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है? तो जैसे मैकेनिकल आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है आप, ठीक है? तो आपको इस समय जो कंट्री में, हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है और उस पर पुश ज़्यादा है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि मैकेनिकल इंजन कुछ दिन में रिडंडेंट हो जाएंगे? सर, नियर फ्यूचर तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए अभी भी जो फॉसिल फ्यूल है वो ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जितना एनर्जी फॉसिल फ्यूल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अगर हमें कोई ट्रक ड्राइव करना है और या कोई एरोप्लेन चलाना है, तो उसके लिए हमें अभी भी फ्यूचर फूल पे डिपेंडेंसी काफ़ी समय तक रहेगी, और उसके लिए अभी इनोवेशन उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो नियर फ्यूचर तो मैं नहीं देख सकता हूँ कि मैकेनिकल इंजन अभी ख़त्म होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप चूंकि अ, आपके फेवरेट थिंकर्स जो आपके तीर्थंकर हैं, जैन रिलीजन में कितने तीर्थंकर हैं? सर, 24 तीर्थंकर होते हैं जैन में। ठीक है, तो आपके फेवरेट उसमें से कोई है? सर, मेरे दो फेवरेट हैं। पहले हाँ आदिनाथ और दूसरे ऋषभनाथ। पहले ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे हाँ महावीर। हाँ। दूसरे कौन से? महावीर। अच्छा, महावीर ये ठीक है। 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, ठीक है। तो कोई लेडी तीर्थंकर भी रही हैं आपके वहाँ? सर, इस बात पे थोड़ा सा विभिन्न मत है, चूंकि जैनिज्म में दो प्रमुख सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर के अनुसार कोई फीमेल नहीं ले रही है जो अभी तक तीर्थंकर बनी है, लेकिन श्वेतांबर मत के अनुसार मल्लीनाथ जी जो थे वो फीमेल थे, जो बाद में जिनको निर्माण मिला था। तो ठीक है, उनका कुछ सिंबल भी है शायद। जी, उनका सिंबल कलश है। कलश। ठीक है। और दैट रिफ्लेक्ट्स द वूम्ब ऑफ अ वुमन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो आदिनाथ जी के बारे में कुछ बताइए, और आपके फेवरेट क्यों हैं, या आप उनका कौन सा कोई एक बात जो आप फॉलो करते हो? ऐसा माना जाता है कि आदिनाथ जी ने सबसे पहले एजुकेशन और एग्रीकल्चर की जो समझ थी वो लोगों को दी थी। तो इस वजह से मुझे वो फेवरेट लगी, क्योंकि उनको एक तरह से स्टार्ट जो सिविलाइजेशन स्थापित करने में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इस वजह से आदिनाथ जी मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं। और हम्म। महावीर स्वामी जी, जो अभी आखिरी तीर्थंकर थे, उनके बारे में एक तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जानकारी अवेलेबल है हमारे सोर्सेज के पास में।
फिजिकल रूप में भी। तो एक तो उनका एक जो पहचान है, एक्नॉलेजमेंट, वो भी काफ़ी अच्छी, एक तो वो बड़ा फैक्टर है। दूसरा, उन्होंने पंच महाव्रतों पर जो जोर दिया था पुराने तीर्थंकरों के कंपेयर में, वो एक संदेश के तौर पर और एक आइडेंटिटी के तौर पर जैनिज्म की जानी जाती है। तो इस वजह आप से इसमें से कौन सी चीजें फॉलो करते हैं वो पंच महाव्रत में से? सर मैं पांचों फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाउस होल्डर्स के लिए 5 अणुव्रत प्रोवाइड करे गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ 5 अणुव्रत फॉलो कर सकूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप चूंकि विंड रेंज से एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो जैसे आपने बताया कि विंड रेंज है वहाँ पे, तो उससे निकलने वाली कुछ नदियों के बारे में बताइए। सर एक तो पहला सोन नदी वहाँ से निकलती है, यमुना हम्म, नदी वहाँ से निकलती है, हम्म, यमुना ले दिया मैंने ना, नर्मदा नदी वहाँ से निकलती है, नर्मदा, ठीक है। बेतवा, सिंध ठीक है, आपको और दो केन याद है, बहुत है, ठीक है। और केन हाँ, जी। ठीक है, आपको मतलब दो याद है, वो बहुत है। ठीक है, एक चीज। हम्म, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं हो पाए, मतलब आपके ग्रेजुएशन से क्वेश्चन ज्यादा नहीं कवर हो पाए और उससे बहुत ज्यादा कवर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप जो है दो तीन चीजें जो बेसिक हैं, जैसे अ, उत्तराखंड का पार्टीशन कब हुआ था उत्तर प्रदेश से? सर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में बन गया था। अच्छा, 9 नवंबर 2002। किस कमेटी, कोई कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे था? सॉरी सर, मुझे अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जब ये हो रहा था, पार्टीशन अलग किया जा रहा था तो? सॉरी सर, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट मुलायम नाम सिंह याद जी नहीं। थे वो। कमेटी का मेरे भी अभी तुरंत नहीं आ रहा है। मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अच्छा, अ, एक मूवमेंट भी चला था, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड का बेसिक ज्योग्राफी थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, जैसे कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है और कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में कि किस हिमालय के किस रेंज में है, मिडिल हिमालय है या कौन से उसमें है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अ, जो वहाँ पे जुडिशियल कैपिटल जो है वहाँ पे, उसके जुडिशियल कैपिटल, उसमें अभी कुछ रिसेंटली इश्यूज थे वहाँ से। उसके कैपिटल के बारे में भी इशू है वहाँ पे, उस पर भी कंट्रोवर्सी चलती है, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन वगैरह लगभग कंक्लूड करते हैं हम लोग सेशन। और आपको जो दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कॉन्फिडेंस जो है, ठीक है, आपको जो, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं आ रही, ठीक है, आप रिकॉल करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। वो आप कोशिश मत करिए, मुझे याद है मैं वो सोच के बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट जस्ट गो, कीप गोइंग, ओके, ठीक है। आपको इंटेलेक्ट आपका वहां दिखाना है, फैक्ट चीजें, मतलब अब ऐसा ब्लंडर नहीं बोलना है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आपको जो वहां पे तुरंत याद आ रहा है आप वो बोलिए, ठीक है। और मतलब कीप गोइंग विद द फ्लो, आपको जो भी याद आ रहा है वो आप बोलते रहिए, ठीक है। बेसिक जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज को आप जो भी पोजीशन ले रहे हैं, जो भी आप बात कह रहे हैं, उसको आप फैक्ट से बैक करिए, जी ठीक सर, है। जी सर। उसको आप फैक्ट से बैक करिए कि जैसे फैक्ट एज इट, जैसे पीयूष सर ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन से बैक करना है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपका कि मतलब अपना दिमाग चलाइए आप, आपका दिमाग आप नहीं चला रहे हो, ठीक है। आप याद करके बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप अनईजी हो, इस वजह से आप एनेक्शियस हो, मुझे दिख रहा है आप एनेक्शियस हो, ठीक है। और ऑब्वियसली आप इंटरव्यू में भी होने वाले हो, तो इसलिए आप याद करके मतलब कोशिश मत करो,
ठीक है? किसी भी चीज़ पे आप अगर अपने फ्रेंड से डिस्कशन करते हैं, किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ आपको एक कोज़ी एटमॉस्फियर होता है, वहाँ डिस्कशन का होता है, ठीक है? तो आपको वहाँ डिस्कशन करना है, किसी भी चीज़ पर। आपका ओपिनियन जो है उसके आपको किसी चीज़ पे आप ओपिनियन दे रहे हो, उस ओपिनियन को आपको आप एज़ अ ब्यूरोक्रेट फैक्ट से बैक करना है, दैट्स इट, ठीक है? जी सर। और कोई भी जो चीज़ नहीं आती है उसमें इधर नहीं बोलना है, ठीक है? 2-3 वर्ड आप जैसे आप मैं पूरे इंटरव्यू में आपने बोला कि मैं सीएम से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सीएम-वीएम कहीं पिक्चर में नहीं आते हैं, ठीक है? आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए हो, आपके पास बहुत पावर है, ठीक है? तो आप अपने लेवल पर क्या मैं एक्शन ले सकता हूँ, आप उसकी बात करो, ना कि जैसे अभी मैम ने पूछा बनभूलपुरा के बारे में, मैंने भी अभी कुछ पूछा था, तो उसमें भी आपने सीएम के बारे में बताया था, ठीक है? कि मैं सीएम को लिखूँगा, वो केस स्टडी जो थी। ठीक है? तो सीएम नहीं आते हैं पिक्चर में, आप ऑन ऑन साइट आप क्या कर रहे हो, वो चीज़ होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो वो आप अपने पावर में क्या कर सकते हैं, हम अपने कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं, वो चीज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? सीएम को समझ में आएगा कि हाँ भाई, यहाँ भेजना चाहिए। हाँ, डेफ़िनिटली अगर आपको लगता है कि हाँ, इस तरह का मतलब इतना बड़ा वो नहीं था कि वहाँ पैरामिलिट्री लगाने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है? सिचुएशन बिगड़ी, पैरामिलिट्री तब लगा, ठीक है ना? आप एसडीएम हो, आप डीएम से रिक्वेस्ट कर सकते हो, 144 लगा दीजिए, बात खत्म हो गई, जी सर। ठीक है? कहीं भी इस तरह का 144 लगा दिए, बाकी ये सब बातचीत जो है कि हाँ, हम कम्युनिटी लीडर्स को समझाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे या जो भी जी करेंगे, सर। ठीक है? तो मतलब आप जो भी एक्शन लेने वाले हो, फ्रॉम योर हार्ट आपको लगता है मुझे पीट देना चाहिए तो पीट दो। आप बोलो वहाँ पे कि मैं पीटूँगा, ठीक है? जी आपको सर। लगता है मुझे गोली मारनी है, आप गोली मारोगे, आप वो बोलो, लेकिन आप उसको बैक करो, जी ठीक है? सर। कि मैं 10 को गोली मारूँगा तो 11वाँ आदमी गलती करने से डरेगा। जी सर। ठीक है? उसको आप हाँ, तो इस तरह की थियरीज़ हैं आपके एथिक्स में, उस चीज़ को खोजो। तो जो भी आपका एक्शन है, उसका आप एक उसका एक लो